This video is for educational purpose and is not intended to hurt anyone's sentiments. The video source includes all the resources available on the internet for general public. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप सब देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। तो आज की कहानी है सजनी कृष्णन मर्डर केस की, जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान इतना शातिर कैसे हो सकता है। और आपको आज की कहानी सुनने के बाद ये भरोसा हो जाएगा कि अगर पुलिस चाहे तो मुजरिम को पाताल लोक से भी ढूंढ के निकाल सकती है। अब और भी लोगों ने इस केस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, बट मैं सबसे डिटेल एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को, और ऐसे इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो कि बाकी लोगों ने नहीं बताया है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो बात है 14 फरवरी 2003 की। सजनी के माता पिता के पास एक कॉल आता है उनके दामाद तरुण कुमार जीना राज के भाई अरुण जीना राज का, और वो घबराए हुए आवाज में बोलता है कि उनकी बेटी सजनी को कुछ हो गया है और आप लोग जल्दी यहाँ आ जाइए। बट वो ये नहीं बताता कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है। फिर जब सजनी के पेरेंट्स तरुण के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी की गला दबाकर किसी ने हत्या कर दी है, और तरुण बेहोश हो चुका था और उसको नजदीक के हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। फिर उसके अगले दिन पता चलता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया है। पुलिस ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की क्योंकि उनको तरुण के ऊपर पहले से ही शक था, बट तरुण नहीं मिला। फिर आता है डेट 25 अक्टूबर 2018। ओरेकल ऑफिस में दो लोग करीब रात के 11:45 पे पहुंचते हैं, एक किरण चौधरी और एक उनका कलीग। और वहां जाते ही वो वहां के पियून से बोलते हैं कि हमें प्रवीण भटेले से मिलना है। तो फिर वो पियून ओरेकल ऑफिस के 7th फ्लोर पे जाता है और प्रवीण को बोलता है कि सर आपसे कोई मिलने आया है मीटिंग रूम में। प्रवीण को पहले थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को कौन उससे मिलने आया होगा, बट क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में रहता है तो अक्सर उसके दोस्त उससे मिलने नाइट शिफ्ट में आते रहते थे, तो उसको लगा कि कोई दोस्त आया होगा। तो इसी को सोच के वो नीचे जाता है मीटिंग रूम में उनसे मिलने, और जैसे ही वो मीटिंग रूम में एंटर होता है तो किरण चौधरी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। प्रवीण तरुण का नाम सुन के घबरा जाता है क्योंकि 15 साल से किसी ने उसको तरुण नहीं बुलाया था, क्योंकि सब लोग उसको प्रवीण नेम से ही जानते थे। और इसी घबराहट में वो अपना हाथ किरण की तरफ बढ़ा देता है। किरण उसके हाथों में रिंग वाली फिंगर ढूंढ रहे थे क्योंकि तरुण की रिंग वाली फिंगर थोड़ी मुड़ी हुई थी। जैसे ही उन्हें ये फिंगर मिला वो कंफर्म हो जाते हैं कि यही तरुण है और बोलते हैं, तरुण इट्स ओवर, लेट्स गो। अब वो प्रवीण को ओरेकल ऑफिस के बाहर लेके आते हैं जहां बेंगलोर पुलिस की गाड़ी उनका वेट कर रही थी। तो वो दोनों जो तरुण से मिलने गए थे उसके ऑफिस में, वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर थे। तरुण को पुलिस की गाड़ी में बिठाने के बाद किरण चौधरी डीसीपी को मैसेज करते हैं कि वी गॉट हिम। अब आपको तरुण और सजनी की पहले थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। तो पहले बात करते हैं सजनी की। तो सजनी की एज 26 थी 2002 में, और वो एक प्राइवेट बैंक में एग्जीक्यूटिव थी जिसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था और अकाउंटेंसी में डिप्लोमा। उसके घर में टोटल 4 लोग थे। पहले उसके फादर जो कि कैलिको मिल में एम्प्लॉय थे। दूसरी उसकी माँ जो कि एक रिटायर्ड स्टेट बैंक एम्प्लॉय थी, और एक बड़ी बहन रजनी जिसकी शादी हो चुकी थी पीके शशिधरन से, जो कि एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करते थे। रजनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में एम्प्लॉय थी और उसके 2 बच्चे थे। और सजनी की फैमिली ओरिजिनली केरला के रहने वाले थे, बट काम के चलते अहमदाबाद में सेटल थे। अब बात करते हैं तरुण की। तो तरुण के फैमिली में
टोटल 4 लोग थे, उसके माता पिता और एक उसका छोटा भाई। और इनके माता पिता का बिजनेस था केरला में, बट ये लोग मंदसौर मध्य प्रदेश में रहते थे। तरुण ने अहमदाबाद में ही फिजिकल एजुकेशन से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और क्योंकि वो बहुत बढ़िया बास्केटबॉल प्लेयर था तो उसकी जॉब अहमदाबाद में ही लग गई, एक प्राइवेट स्कूल में एज ए पीटी टीचर। तरुण की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि तरुण की टीममेट थी। एक वक्त जब वो मिक्स वॉलीबॉल मैच खेलने जाया करता था, और वो पारसी थी। 4 साल डेट करने के बाद ये बात तरुण की माँ अनम्मा को पता चलती है, और इस रिश्ते से उसकी माँ को दिक्कत थी क्योंकि दोनों का कास्ट अलग था। तो तरुण ब्रेकअप कर लेता है अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी माँ के कहने पे। तो इसी के चलते तरुण की माँ तरुण की शादी सजनी के साथ फिक्स कर देती है, और सजनी के पेरेंट्स भी मान जाते हैं क्योंकि तरुण की फैमिली बिजनेस वाली थी, और क्योंकि सजनी का ऑफिस लोकेशन भी तरुण के घर के आसपास था, जिससे सजनी को अपने ऑफिस के लिए किसी और शहर नहीं जाना पड़ेगा, और वो अपने पेरेंट्स से जब चाहे मिल सकती थी। तो फिर उसी साल नवंबर 15, 2002 को दोनों की शादी हो जाती है केरला में। तो शादी के इनिशियल डेज में तरुण का बिहेवियर तो सही था सजनी के साथ, और जब भी वो वॉलीबॉल मैच के सिलसिले से सिटी या स्टेट के बाहर जाता तो सजनी को बोल के जाता था कि तुम घर में मत रहना और अपने पेरेंट्स के घर चले जाना, क्योंकि उनके एरिया में चोरी और लूटपाट होता रहता था। तो वो नहीं चाहता था कि कोई ऊंच नीच हो सजनी के साथ। अब ऐसे ही समय बीता, फिर तरुण ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो सजनी के सारे पैसे ले लेता था जो भी वो कमाती थी, और उसने सजनी के अकाउंट के साथ अपना अकाउंट जॉइंट करा लिया था, जिससे वो सजनी के पैसे खुद इस्तेमाल कर सके। और इसकी शिकायत सजनी ने अपने माँ से भी की थी, और सजनी की माँ ने ये कह के बात टाल दिया कि ऐसा नॉर्मल होता है पति पत्नी के बीच, बट उसने ये सब अपने पापा से नहीं बताया था। फिर लास्ट सजनी फरवरी 5, 2003 को अपने घर गई थी, और जब वो उस दिन लौट रही थी तो सजनी ने अपने पापा से कुछ पैसे मांगे, जिस पर सजनी के पापा ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, दामाद जी तुझे ठीक से रखते हैं या नहीं? तो वो बोलती है सब कुछ ठीक है। फिर आता है 14 फरवरी 2003, सुबह 7:30 बजे के आसपास सजनी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तो उसी वक्त तरुण आता है और बोलता है कि आज वैलेंटाइन डे है, तो क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को डिनर पे बुलाऊं और हम लोग आज के दिन को सेलिब्रेट करें मिलकर। तो सजनी इस बात को मान जाती है, और फिर तरुण चला जाता है अपने भाई के घर उसे इनवाइट करने, और जाते वक्त वो अपने पड़ोसियों से भी बात करता है और बताता है कि वो अपने भाई को इनवाइट करने जा रहा। तरुण ऐसा इंटेंशनली करता है जिससे कि लोगों को और पुलिस को लगे कि वो अपने घर में नहीं था उस वक्त जब सजनी का कत्ल हुआ। फिर तरुण पीछे के दरवाजे से अपने ही घर में आता है और सजनी का गला दबाकर उसे मार डालता है, और घर के कुछ आइटम जैसे कपड़ा, सोना, चांदी ये सब चीजें बिखेर देता है, जिससे ये लगे कि ये चोरी का मामला है। उसके बाद वो अपने भाई के घर जाता है और उसे इनवाइट करता है, और फिर जब वो अपने घर वापस आता है तो पूरा नाटक करता है कि अरे मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे पत्नी का कत्ल हुआ, जिससे कि सब पड़ोसी वहां आ जाते हैं और वो बेहोश होने का नाटक भी करता है। इसके बाद सब तरुण को एक नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, और फिर उसका भाई सजनी के पेरेंट्स और पुलिस को कॉल करके ये सब बताता है। फिर जब सजनी के पेरेंट्स सजनी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सजनी की मौत हो चुकी है, और सजनी के गले में उसका दुपट्टा था, और
गले में एक निशान जिसे देखकर ये लग रहा था कि सजनी का गला घोट के उसकी हत्या की गई है। और घर का सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था और सजनी की एक चेन उसके गले में थी और 2 हिस्सों में टूटी हुई थी और सजनी के टिकट्स जमीन पे बिखरे हुए थे, जिसको लेकर सजनी अगले दिन आउट ऑफ सिटी जाने वाली थी किसी ट्रेनिंग के लिए। फिर पुलिस वहां आती है और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन करके सस्पेक्ट करती है कि ये चोरी का मामला हो सकता है, बट क्योंकि घर का एक भी सामान चोरी नहीं हुआ था, तो पुलिस बोलती है कि एक मर्डर केस है। फिर पुलिस का स्नाइपर डॉग आता है और पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद पुलिस सजनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पोस्टमार्टम के बाद तरुण को लास्ट बार सजनी की बॉडी को देखने के लिए बुलाया जाता है और तरुण जैसे ही सजनी की बॉडी को देखता है, फिर जोर-जोर से रोने लगता है। खैर, सजनी की बॉडी देखने के बाद वो वहां से जाने लगता है, तो उसी समय पुलिस का स्नाइपर डॉग तरुण को देखकर भौंकने लगता है। तो पुलिस को उस पर थोड़ा-सा शक होता है, बट क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, तो पुलिस तरुण को वहां से जाने देती है। और फिर पुलिस ये सब बात सजनी के जीजा पीके शशिधरन को बताती है और बोलती है उनको तरुण पे शक है, तो फिर शशिधरन तरुण के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवा देता है और फिर सजनी की लाश को मुखाग्नि दे दी जाती है। फिर 16 फरवरी 2003 को सजनी के मर्डर से 2 दिन बाद पुलिस को पता चलता है कि तरुण कहीं गायब हो गया है और उसका कहीं पता नहीं लग रहा और पुलिस को तरुण के ऊपर डाउट तो था ही, क्योंकि पूछताछ के वक्त वो अपने बयान बदल रहा था। कभी बोलता कि सजनी की नेचुरल डेथ है और कभी बोलता सजनी को किसी चोर ने मारा। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके ये पता चलता है कि तरुण ने 15 फरवरी की मॉर्निंग को सजनी के जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बेसिस पे पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था कि तरुण ही रजनी का हत्यारा है। अब क्योंकि तरुण भाग गया था, तो इधर पुलिस वालों के ऊपर भी उंगलियां उठने लगी थी कि इतने बड़े सस्पेक्ट के ऊपर आपने निगरानी क्यों नहीं रखी, क्योंकि ये केस मीडिया में आ चुका था तब तक। सजनी के घर वालों ने भी पुलिस वालों पर इल्जाम लगाए कि पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की। फिर पुलिस ने तरुण को बहुत ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि तरुण के घर वालों को भी उठा लिया गया और उनसे भी कड़ी पूछताछ की, बट तरुण का कोई पता नहीं चला। फिर धीरे-धीरे ये केस बंद होने के कगार पे आ गया था, बट फिर ईयर आया 2006 और नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के सीएम थे और सजनी के पेरेंट्स के एक फ्रेंड के फ्रेंड भी थे। तो उसी फ्रेंड ने मोदी को सजनी के पेरेंट्स से मिलवाया और सजनी के पेरेंट्स ने मोदी से अनुरोध किया इस केस की जांच ठीक से करवाने को। फिर 2006 में सीएम ऑफिस से पुलिस हेडक्वार्टर को एक लेटर भेजा गया कि ये केस है, इसकी ठीक से जांच करवाई जाए। तो एक स्पेशल टीम बनाई गई इस केस के लिए और बकायदा 1 लाख का इनाम भी सरकार ने घोषित किया उसको जो तरुण का इंफॉर्मेशन देगा, बट कोई फायदा नहीं होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और इसी दौरान उनको पता चलता है कि जब तरुण वॉलीबॉल खेलता था, तो किसी एक मैच के दौरान उसकी एक फीमेल टीममेट भी थी और धीरे-धीरे वो दोनों प्यार करने लगे थे और ये भी कि वो लड़की तरुण की गर्लफ्रेंड थी और तरुण उससे शादी करना चाहता था। फिर उस लड़की को खोजा जाता है और उसका पता चल जाता है और फिर उस लड़की से पूछताछ की जाती है, तो वो बताती है कि तरुण ने उसे 14 फ़ेब को ही शाम को फ़ोन किया था और सजनी के मारने के बाद
उसे बताई थी और ये भी बोला था कि उसने सजनी की हत्या कर दी है उसको वैलेंटाइन गिफ्ट देने के लिए और वो मुझसे शादी करने को बोल रहा था और मैंने ये कहकर फोन काट दिया कि मैं कातिल से शादी कभी नहीं करूंगी। बट उसने ये सब बात पुलिस से छुपाने का वादा तरुण से किया था। तो इस बयान से पुलिस पूरी तरीके से कंफर्म हो गई कि तरुण ही सजनी का हत्यारा है और ये सब उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए किया। ऐसे ही वक्त बीतता गया बट तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस सर्विलेंस करती रही उनके घर वालों की कि शायद तरुण अपने घर वालों से मिलने आए बट तरुण कभी नहीं आए। फिर ऐसे ही 12 साल बीत जाते हैं और ईयर आता है 2015 और ये केस डीसीपी दीपन भद्रन के अंडर आता है। तो जब वो इस केस के डिटेल सुनते हैं तो बोलते हैं कि अगर किसी बंदे को पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही तो इसका एक ही मतलब है कि वो अपना आइडेंटिटी बदल के रह रहा। फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन डीसीपी भद्रन के अंडर फिर से चालू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि 2009 में ही तरुण केरला गया था जब उसके पापा की डेथ हुई थी। कहते हैं कि वो केरला में एक जगह अपने पेरेंट्स से मिला। उसे देखकर पेरेंट्स भी डर गए थे और बोले किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी, पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही। ऐसे ही समय बीता और साल आता है 2016 और उस समय तरुण की माँ अनामा मध्य प्रदेश में थी। तो पुलिस ने बिना समय गवाए उनके घर के अगल-बगल पहरा देना शुरू किया। यहाँ तक कि पुलिस के कुछ लोग उसी बिल्डिंग में जाकर रहने लगे जिसमें तरुण की माँ रहती थी और तरुण की माँ के हर मूवमेंट पे नजर रखी जाती थी बट फिर भी कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस को लगा क्यों न एक बार तरुण की गर्लफ्रेंड को फोन मिलाया जाए और उससे पूछा जाए तरुण के बारे में। तो पुलिस ने जब उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की तो ये पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड के दोस्तों ने तरुण या तरुण जैसे दिखने वाले लड़के को दिल्ली के एक मॉल में देखा है। फिर ये पता चला कि उसी दौरान तरुण की माँ भी दिल्ली में थी। तो पुलिस को लगा कि शायद उस दौरान वो अपनी माँ के साथ हो। बट पुलिस ने बहुत खोजा दिल्ली और आसपास के इलाकों में पर तरुण नहीं मिला। बट इससे तो एक बात पुलिस कंफर्म थी कि तरुण जिंदा है और वो कहीं और नहीं भागा है और इसी देश में है। तो कभी तरुण को गुजरात में, कभी बेंगलोर में, ऐसे ही अलग-अलग शहरों में देखा जाता। बट जब पुलिस सर्च करती तरुण का तो उसका कहीं पता नहीं चलता। फिर पुलिस तरुण की माँ और रिश्तेदारों का फोन ट्रेस कराती है कि कहीं तो पता चले तरुण का। यहाँ तक कि तरुण की माँ के लगभग 1 लाख से ज्यादा फोन कॉल सुनने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता तरुण का। लेकिन पुलिस को एक बात का यकीन था कि अगर कोई क्लू मिलेगा तो तरुण की माँ से ही मिलेगा। तो वो लोग तरुण की माँ के ऊपर नजर रखते हैं और आखिरकार तरुण की माँ गलती कर ही देती है। तरुण की माँ अपने बिल्डिंग में रहने वाली एक पड़ोसी से जो कि खुद भी एजेड थी उनसे बोलती है कि वह अपने दोनों बच्चों से कांटेक्ट में है और क्योंकि पुलिस वाले उसी बिल्डिंग में रह रहे थे जिसमें तरुण की माँ रहती थी तो पुलिस वालों को पता चलता है उसी बूढ़ी नेबर से कि अनम्मा का छोटा बेटा भोपाल गुजरात में रहता है अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ और अनम्मा के 2 लोग जानने वाले बेंगलोर में रहते हैं। फिर इंस्पेक्टर किरण पता करवाते हैं उन 2 लोगों का जिनके बारे में अनम्मा ने बोला होता है। तो उनको पता लगता है कि एक तो कोई बूढ़ी औरत है जिनसे अनम्मा की दोस्ती हुई तब जब वो केरला में कहीं भजन सुनने गई थी और दूसरी थी निशा जिसके 2 बच्चे थे। अनम्मा ने अपने पड़ोसियों को निशा को अपने भतीजे की बेटी बताकर रखा था और जब पुलिस थोड़ा और छानबीन करती है तो पुलिस को
इनके बीच कोई रिश्ता नहीं मिलता, तो पुलिस को डाउट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद निशा के हस्बैंड के बारे में पता करने की कोशिश की गई, उसके फेसबुक वगैरह या फैमिली फोटोज से, बट उसके हस्बैंड का कुछ पता नहीं चलता। तो पुलिस की एक टीम बेंगलोर जाती है निशा और अनम्मा के बीच क्या रिश्ता है उसको पता लगाने। तो पुलिस को पता चलता है कि निशा मलयाली सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है और उसकी शादी किसी प्रवीण भटेले नाम के व्यक्ति से हुई है, जो कि एक सीनियर एम्प्लॉय है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जिसकी सैलरी करीब 20 लाख थी 2018 में, जो कि उस वक्त बहुत थी। निशा के पड़ोसियों का कहना था कि प्रवीण बड़ा शर्मीला है और ज्यादा फोटो वगैरह नहीं खिंचवाता और मैरिज या किसी फंक्शन में भी नहीं जाता था। बट जब पुलिस प्रवीण भटेले का नाम सुनती है तो उनको याद आता है कि अनम्मा हर हफ्ते एक बार किसी प्रवीण भटेले नेम के व्यक्ति से बात करती। तो पुलिस उस नंबर की जांच करवाती है तो पता चलता है कि ये नंबर ओरेकल बैंगलोर का लैंडलाइन नंबर है, जो कि किसी प्रवीण भटेले के नेम पे रजिस्टर्ड है। पुलिस फिर प्रवीण भटेले की कुंडली निकालती है तो पता चलता है कि प्रवीण भटेले नाम का एक पीटी टीचर है प्राइवेट स्कूल में अहमदाबाद में। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, आईडी कार्ड वगैरह उसके ही एक सीनियर ने उससे ये कहकर लिया था कि वो उसे एक बढ़िया जॉब दिलाएगा, बट उसके बाद उसका कभी पता नहीं चला। और जब भटेले उस सीनियर का नाम बताता है तो पुलिस एकदम चौंक जाती है। वो बोलता है उसका नाम है तरुण जीनाराज। बस फिर क्या था, अब पुलिस को पता चल गया था कि तरुण प्रवीण भटेले नाम से रह रहा है। फिर अहमदाबाद पुलिस बेंगलोर पुलिस को कांटेक्ट करती है और ओरेकल बेंगलोर ऑफिस की एम्प्लॉय लिस्ट मंगवाई जाती है, जिसमें एम्प्लॉयज की फोटो भी शामिल थी। इसमें प्रवीण भटेले का चेहरा तरुण से मिल जाता है, बट पुलिस पूरी तरीके से श्योर होना चाहती थी, तो कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में ओरेकल ऑफिस में ऐसे ही जाते रहते और उसकी फोटो ले लेते हैं, और फिर जब उसकी पुरानी फोटोग्राफ से उस फोटो को मिलाया जाता तो वो मैच हो जाता है। और अब इंस्पेक्टर किरण के पास पूरा सबूत था कि प्रवीण ही तरुण है। बस फिर क्या, इंस्पेक्टर किरण ओरेकल के ऑफिस जाते हैं और वहां हाथ मिलाने के बहाने से उसकी टूटी हुई अंगुली टटोलते हैं, जो कि एक वॉलीबॉल मैच के दौरान मुड़ गई थी, जो कि सीधी नहीं होती थी, और बोलते हैं इट्स ओवर तरुण, लेट्स गो। फिर तरुण भी बिना कुछ बोले वहां से इंस्पेक्टर के साथ पुलिस वैन में बैठकर चल देता है। बाद में इंटरोगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि तरुण प्रवीण के नकली डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे 3 बार यूएस भी जाके आ चुका था काम के सिलसिले से। अब अगर आप और लोगों की वीडियोस देखेंगे तो वो लोग आपको इतना स्टोरी ही बताएंगे, बट मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जो कि इस केस में बाद में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पहला, पुलिस के कहना था कि तरुण की मां अनम्मा को तरुण के बारे में सब कुछ पता था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा, और उसने ये सारी बात अपनी पति और अपने छोटे बेटे से छुपा कर रखी। दूसरा, तरुण ने निशा को ये बताकर रखा था कि बचपन में ही उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसको उसकी आंटी और अंकल ने पाला। तीसरा, निशा का कहना था अनम्मा तरुण के फादर को सरप्राइज देना चाहती थी तरुण को उनसे मिलवाकर, बट जब वो और तरुण उनसे मिलने केरला गए थे तो जैसे ही अनम्मा के हस्बैंड ने उन दोनों को देखा, उनको हार्ट अटैक आया और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। चौथा, निशा का कहना था कि इसको तरुण के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये भी कि उसका नाम तरुण है। पांचवा, मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इस केस का कि तरुण ने सजनी से शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की भी शादी फिक्स हो गई थी उसी समय, बट
तरुण के शादी के 1 हफ्ते बाद ही तरुण की गर्लफ्रेंड का तरुण को फोन आता है और तरुण को पता चलता है कि उसकी शादी टूट गई थी। बस यही रीजन था कि तरुण ने इस पॉइंट के बाद सजनी को मार के अपनी गर्लफ्रेंड से शादी के सपने देखना शुरू कर दिए थे। तो अगर सोचिए, तरुण की गर्लफ्रेंड ने अगर तरुण को फोन करके उसकी शादी टूटने वाली बात ना बताई होती, तो आज तरुण और सजनी दोनों खुशी-खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते। तो ये थी सजनी कृष्णन की कहानी, जिसके असली हीरो सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, बल्कि एक और बंदा था, जिसकी वजह से ये केस अपने अंजाम तक पहुंचा। और मैंने इस पूरी कहानी में उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया है। वो बंदा कोई और नहीं, बल्कि सजनी के जीजा जी, उसकी बड़ी बहन के पति, जिनका नाम पीके शशिधरन था, जिन्होंने जब भी पुलिस सुस्त पड़ती या इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं होता, तो पुलिस से अपडेट मांगते इस केस के ऊपर, जिससे पुलिस इस केस के ऊपर फिर से अपना निगरानी चालू कर देती, जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हो पाया। उन्होंने अपना धैर्य खोया नहीं, क्योंकि उनको विश्वास था कि एक न एक दिन तरुण जरूर पकड़ा जाएगा। बट इस केस के मेन हीरो रहे डीसीपी दीपेश भान, जिन्होंने संयम बनाए रखा, अपना हौसला गंवाया नहीं और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने और उनकी टीम ने कातिल को धर दबोचा। आप सोचिए, अगर अनम्मा ने वो बात अपने पड़ोसी को नहीं बताई होती, तो आज भी तरुण आजाद होता और पुलिस आज भी उसकी तलाश कर रही होती और वो अपनी जिंदगी आराम से जी रहा होता। इस वक्त मेरा तो मानना है कि जब तरुण की शादी सजनी से हो रही थी, उसी समय तरुण ने दिलेरी दिखाई होती और शादी करने से मना कर दिया होता, तो इससे कितने ही लोगों की जिंदगी खराब नहीं होती। उसने प्यार के चक्कर में अपनी बीवी को मारा, जिसके बाद उसके गर्लफ्रेंड ने उसे शादी करने से मना कर दिया और फिर बाद में उसने किसी तीसरे से शादी, और अभी फिलहाल वो जेल में बंद है और अलग-अलग वजहों से कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करता रहता है। जैसे कि कभी बोलता है कि उसकी माँ के साथ किसी ने पैसे की धोखाधड़ी की है, इसलिए वो अपनी माँ की मदद के लिए कोर्ट से टेम्पररी बेल चाहता है। बट तरुण के पास रिकॉर्ड को देखते हुए कि कैसे उसने पुलिस को इतने सालों तक चकमा दिया, कोर्ट उसकी बेल को हर बार रिजेक्ट कर देती है। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें एक व्यक्ति की वजह से न जाने कितने व्यक्तियों की जिंदगी खराब हो गई। तो आज की कहानी थी सजनी कृष्णन की। आप अपने ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं इस केस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और भी ऐसे क्राइम थ्रिलर आपके सामने लाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।